नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 23 अधिगम या प्रशिक्षण से जो संबंधित है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम देखते हैं स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा। अधिगम या प्रशिक्षण स्थानांतरण का सामान्य अर्थ है किसी विषय को सीखने से उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना ही अधिगम या प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। कि एक ज्ञान का प्रयोग दूसरी स्थिति में करना ही स्थानांतरण कहलाता है। बालक विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ना सीखता है और बड़ा होने पर दूसरों से बातचीत या पत्र व्यवहार करने में उसका प्रयोग करता है। कि पहले तो वो स्कूल में अंग्रेजी सीखेगा और जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तो दूसरों से अंग्रेजी में बात करेगा और अपने दोस्तों सगे संबंधियों से अंग्रेजी में पत्र व्यवहार वो करना शुरू कर देता है। बालिका निरंतर अभ्यास करके नृत्य में प्रशिक्षण प्राप्त करती है और जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो वो नर्तकी के रूप में रंगमंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करके वो सभी को दिखाती है। हम विद्यालय में जोड़, बाकी, गुणा आदि गणित की जो क्रियाएं हैं वो सीखते हैं और उन सभी क्रियाओं के ज्ञान का प्रयोग हम बाजार में चीज़ें खरीदते समय करते हैं। कि बाजार में कोई भी चीज़ें खरीदते हैं, कितने पैसे की आई, दुकानदार ने हमें कितने पैसे वापस दिए, एक चीज़ के इतने रुपए हैं तो हमने 5 चीज़ें खरीदी तो उसके कितने रुपए हो जाएंगे, वो सभी ज्ञान की जो बातें हैं वो इसमें आ जाती हैं। इन सब उदाहरणों में अधिगम या प्रशिक्षण स्थानांतरण का विचार निहित रहता है। हम स्थानांतरण के अर्थ का और अधिक स्पष्ट निम्नलिखित परिभाषाओं में करेंगे। सबसे पहले सोरेनसन महोदय ने अधिगम स्थानांतरण की क्या परिभाषा दी है कि स्थानांतरण जो है वो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान या फिर प्रशिक्षण या फिर आदतों का दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करना ही स्थानांतरण कहलाता है। मतलब ट्रांसफर। क्रो ने क्या कहा है कि सीखने का एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। फिर हम देखेंगे स्थानांतरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। स्थानांतरण के मुख्य रूप से 2 प्रकार माने गए हैं। एक तो सकारात्मक स्थानांतरण और एक नकारात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या होता है? यदि पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में किसी प्रकार की हमें मदद देते हैं या हमारी सहायता करते हैं तो ऐसे प्रशिक्षण को हम सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। कि कोई कार्य हमने सीख लिया है और दूसरा कोई कार्य हम नया सीख रहे हैं तो उसमें पहले वाले कार्य से हमें कोई मदद या सहायता मिलती है तो वही सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें, जो व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है उसे मोटरसाइकिल चलाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। तो ये क्या है? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अब हम देखेंगे नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। यदि पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित करता है तो उसे नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं।
इसमें हमने मान लो पहले कोई कार्य सीखा है और बाद में कोई कार्य सीख रहे हैं, तो पहले वाला कार्य जो है वो दूसरे वाले कार्य में किसी प्रकार की वो मदद नहीं करता, तो ऐसा कार्य नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। जिस प्रकार हम उदाहरण के रूप में देखें, मोटरसाइकिल के मैकेनिक को स्कूटर की मरम्मत करने में कठिनाई का अनुभव होता है, क्योंकि उसने स्कूटर की जो मरम्मत कैसी होती है वो कार्य उसने सीखा नहीं है। फिर है स्थानांतरण के सिद्धांत। स्थानांतरण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? पहला है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। प्रशिक्षण स्थानांतरण का यह सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। गेट्स व अदर महोदय के अनुसार इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि तर्क, ध्यान, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक शक्तियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, मतलब एक दूसरे से वो संबंधित नहीं है। अतः उनको स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षित करके उनको सबल बनाया जा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान मस्तिष्क की शक्तियों के विभाजन को स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब ये उनको अस्वीकार करते हैं। अतः इस सिद्धांत की जो मान्यता है वो समाप्त हो गई है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। इसमें क्या है, गेट्स व अदर के अनुसार इस सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए इन्होंने लिखा है कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षण के द्वारा समान और समग्र रूप में विकसित करके किसी भी परिस्थिति में कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। व्यवहारिक जीवन में यह बात सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, क्योंकि न तो डॉक्टर को इंजीनियर और न ही कलाकार को दार्शनिक बनते हुए देखा जाता है। गेट्स व अदर महोदय के अनुसार ही स्थानांतरण के तथ्यों की मानसिक शक्तियों की सामान्य और चतुर्मुखी उन्नति के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। फलस्वरूप 19वीं शताब्दी का यह सिद्धांत अपनी लोकप्रियता वर्तमान समय में खो चुका है। अगला सिद्धांत है समान तत्वों का सिद्धांत। दो विषयों या फिर दो अनुभवों आदि में जितनी अधिक समानता होती है उतना ही अधिक वे एक दूसरे के अध्ययन में मदद देते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझे कि भूगोल का जो ज्ञान है वो इतिहास के अध्ययन में सहायता दे सकता है, पर कला या विज्ञान के अध्ययन में वो किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं देगा। अगला सिद्धांत है सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है C.H. महोदय। इन्होंने इसके अर्थ पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि जब एक छात्र विज्ञान के किसी विषय के सामान्य सिद्धांत को भली प्रकार से समझ लेता है, तब उसमें अपने प्रशिक्षण को दूसरी स्थितियों में स्थानांतरित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जब वो इन सिद्धांतों को समझ जाता है तो वो दूसरी परिस्थितियों में इन सिद्धांतों का प्रयोग करना सीख जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि एक व्यक्ति अपने किसी कार्य या फिर ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम या कोई सिद्धांत निकाल लेता है, तो वह दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग उसके अनुसार कर सकता है। उदाहरण के रूप में हम देखें, यदि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान सीखने के सिद्धांतों और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान है, तो वह अपने इस ज्ञान का जो प्रयोग है वो कक्षा की समस्याओं का समाधान करने और सफलतापूर्वक पढ़ाने के लिए वो कर सकता है। अगला जो सिद्धांत है वो है सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन महोदय माने
जाते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार मनुष्य में दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक तो सामान्य मतलब जनरल बुद्धि, दूसरी होती है विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक बुद्धि, जिनका संबंध सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता से उनका संबंध होता है। स्थानांतरण केवल सामान्य योग्यता का होता है, न कि विशिष्ट योग्यता का। उदाहरण के रूप में हम समझें कि यदि बालक जो है वो भूगोल, गणित, विज्ञान आदि किसी विषय का अध्ययन करता है तो वह केवल अपनी सामान्य योग्यता का ही स्थानांतरण करता है। भाटिया के अनुसार विशिष्ट योग्यताओं का स्थानांतरण नहीं होता है। किसका होता है? केवल सामान्य योग्यता का। पर सामान्य योग्यता का कुछ होता है। फिर हम देखें स्थानांतरण की शर्तें या फिर परिस्थितियाँ, कि कौन सी परिस्थितियाँ या शर्तें जो स्थानांतरण में उपयोगी होती हैं। रेबन महोदय का कथन है कि स्थानांतरण जो है वो निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है। आगे हम देखें कि इस कथन का अभिप्राय यह है कि स्थानांतरण जो है वो पूर्ण रूप से न होकर केवल एक निश्चित मात्रा में होता है। यह भी उसी समय संभव है जब स्थानांतरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो। ये परिस्थितियां या शर्तें कौन कौन सी हैं, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहली परिस्थिति या शर्त है सीखने वाले की इच्छा। स्थानांतरण जो है वो सीखने वाले की इच्छा पर ही निर्भर करता है। मार्शल महोदय का कथन है कि किसी नई परिस्थिति की अधिगम स्थानांतरण की एक अनिवार्य शर्त जो है वो यह है कि सीखने वाले में उसे हस्तांतरित करने की इच्छा जो है वो अवश्य होनी चाहिए, कि सीखने वाले की इच्छा पर यह स्थानांतरण निर्भर होता है। अगला जो दूसरा इसका मुख्य बिंदु है वो है सीखने वाले की शैक्षिक योग्यता। सीखने वाले का ज्ञान और शैक्षिक योग्यता जितने अधिक होते हैं उतने ही अधिक उसमें स्थानांतरण की क्षमता पाई जाती है। उसके इस ज्ञान और शैक्षिक योग्यता की आधारभूत शर्त जो है वो यह है कि उसने विषय या विषयों का अध्ययन जो है वो सोच समझ कर किया हो, रट कर नहीं। रटकर प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान का स्थानांतरण जो है वो प्राय असंभव होता है। मार्शल महोदय ने इसके संबंध में सही कहा है कि जब हम किसी बात को वास्तव में सीख लेते हैं तभी उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। अगला जो मुख्य बिंदु है वो है सीखने वाले की सामान्य बुद्धि। सीखने वाले में जितनी अधिक जनरल बुद्धि होती है उतनी ही अधिक स्थानांतरण करने में वो सफल होता है। गैरेट महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि हाई स्कूल में अध्ययन करने वाले सामान्य बुद्धि के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में निम्नलिखित सामान्य बुद्धि के छात्रों की अपेक्षा स्थानांतरण करने की जो योग्यता है वो 20 गुना अधिक पाई जाती है। अगला मुख्य बिंदु है सीखने वाले की सामान्यीकरण करने की योग्यता। सामान्यीकरण की योग्यता जो है वो स्थानांतरण की मुख्य शर्तें मानी जाती है। सीखने वाले में अपने कार्यों और अनुभवों से जितने अधिक सामान्य सिद्धांत निकालने की योग्यता होती है उतना ही अधिक स्थानांतरण करने में वो सफल होता है। इसकी पुष्टि करने के लिए रेबर्न महोदय ने लिखा है कि स्थानांतरण उसी सीमा तक होता है जिस सीमा तक सामान्यीकरण किया जाता है, उससे अधिक वो नहीं होता है। अगला मुख्य बिंदु है समान अध्ययन विधियाँ।
यदि दो विषयों की अध्ययन विधियां समान हैं तो स्थानांतरण जो होता है वो कुछ सीमा तक संभव होता है, ना कि पूरी तरीके से। जो छात्र विज्ञान का अध्ययन करते समय तथ्यों की खोज, प्रमाणों के संकलन और परिणामों की जांच करने की विधियों का प्रयोग करता है, वह इतिहास का अध्ययन करते समय अपने इस ज्ञान का थोड़ा बहुत स्थानांतरण अवश्य कर सकता है। फिर है, भाटिया महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि जिन विषयों की अध्ययन विधियां जो होती हैं वो समान होती हैं तो उसमें थोड़ा पर वास्तविक स्थानांतरण अवश्य होता है। अगला मुख्य बिंदु है समान विषय वस्तु। यदि दो विषय समान हैं तो स्थानांतरण जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब अत्यधिक होता है। पर यदि उसमें किसी प्रकार की समानता नहीं होती है तो स्थानांतरण जो होता है वो 0 होता है, मतलब वो बिल्कुल नहीं होता है। उदाहरण के रूप में हम समझें, गणित का ज्ञान जो है वो भौतिक शास्त्र के अध्ययन में अत्यधिक योग देता है कि ये दोनों विषय जो हैं ये समान हैं। इसके विपरीत इंजीनियरिंग का ज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र के अध्ययन में किसी प्रकार की सहायता हमें नहीं देता, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये विपरीत इनमें संबंध पाया जाता है। इसके संबंध में भाटिया महोदय ने लिखा है कि यदि दो विषय पूर्ण रूप से एक जैसे हैं, मतलब समान हैं, तो 100% स्थानांतरण हो सकता है। और यदि विषय अलग अलग हैं, मतलब भिन्न भिन्न हैं, तो तनिक भी स्थानांतरण न होना संभव है, मतलब थोड़ा सा भी उसमें स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। अगला मुख्य बिंदु है विषयों का स्थानांतरण का गुण। गेरेट महोदय ने इसके संबंध में लिखा है कि विद्यालय विषयों में स्थानांतरण के गुण में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में हम समझें, भाषाओं और सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा गणित और विज्ञान में स्थानांतरण का जो गुण है वो हमें ज़्यादा दिखाई देता है। इसके विपरीत इतिहास और अंग्रेजी साहित्य में स्थानांतरण का जो गुण है वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, क्योंकि ये दोनों विषय जो हैं अलग अलग माने गए हैं। अतः इस प्रकार के विषयों का अध्ययन करने वाला अपने ज्ञान का स्थानांतरण कभी नहीं कर पाता है। अगला मुख्य बिंदु है स्थानांतरण में प्रशिक्षण। यदि सीखने वाले को स्थानांतरण का प्रशिक्षण दिया गया है तो उसमें स्थानांतरण करने की क्षमता का विकास देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में हम इसको समझें कि यदि शिक्षक जो है वो छात्रों को प्रत्येक संभव अवसर पर स्वच्छता, व्यवस्था, ईमानदारी आदि का महत्व बताता रहता है तो वे अपने सब कार्यों में इन गुणों का परिचय देने लगते हैं। इसलिए इसके संबंध में गेरेट महोदय ने लिखा है कि विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की जो सर्वोत्तम विधि है वो है स्थानांतरण की शिक्षा देना। फिर है अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक का क्या कार्य है। फ्रेंडसन महोदय ने लिखा है कि स्थानांतरण जो है ये अधिगम की कुशलता पर महत्वपूर्ण दबाव या प्रभाव डालने वाला एक व्यापक कारक माना जाता है। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि बालकों की अधिगम कुशलता में वृद्धि करने के लिए उनको स्थानांतरण से पूर्णतया परिचित कराया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। पहला क्या कार्य है, स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक या तत्व है वो सामान्यीकरण माना जाता है। अतः शिक्षक को बालकों को अपने अध्ययन के विषयों के जो सामान्य सिद्धांत हैं उनको निकालने की विधियां बतानी चाहिए।
दूसरा कारक या तत्व है स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला। जो दूसरा कारक है वो है अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग। अतः शिक्षक को बालकों को अपने ज्ञान का प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए। अगला जो कारक या तत्व है वो मर्शल महोदय के अनुसार दिया गया है। इन्होंने कहा कि स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला तीसरा जो कारक है वो समझदारी माना जाता है। अतः शिक्षक को बालकों में इस गुण का विकास करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए कि बच्चे क्या हैं, समझदार बने। अगला कारक है स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला जो चौथा कारक है वो है विषयों की समानता। अतः शिक्षक को अपने शिक्षण के समय पाठ्य विषय में आने वाले तथ्यों को दूसरे विषयों के तथ्यों से उसमें समानता प्रकट करनी चाहिए। साथ ही उसे बालकों को इस प्रकार की समानता की खोज करने के लिए सदैव प्रोत्साहित भी करना चाहिए ताकि बच्चे भी उसमें समानता या असमानता की खोज कर सकें। अगला मतलब पांचवा जो स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला कारक है वो है अध्ययन की विधियां। अतः शिक्षक को बालकों को अध्ययन की सर्वोत्तम विधियां ही बतलानी चाहिए। अगला जो कारक है, छठा तत्व या कारक है वो है बालकों की मानसिक योग्यता। अतः शिक्षक को प्रत्येक संभव विधि से बालकों की मानसिक योग्यता के विकास में सदैव योग देना चाहिए। अगला जो कारक है वो फ्रेंडसन महोदय के अनुसार है। जो सातवां कारक है वो है बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अतः शिक्षक को इन विभिन्नताओं के अनुसार ही अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए और उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग छात्रों के समक्ष करना चाहिए। अगला जो कारक है स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला वो है स्थानांतरण में प्रशिक्षण। अतः शिक्षक को बालकों को यह प्रशिक्षण नियमित रूप से देना चाहिए, किंतु शिक्षक इस प्रशिक्षण को स्किनर द्वारा अंकित की गई शर्त को पूरा करके ही दे सकते हैं। तो स्किनर महोदय ने कौन सी शर्त रखी है वो कि अधिगम स्थानांतरण के शिक्षक के लिए विचारपूर्ण तैयारी और पाठों के विकास की आवश्यकता होती है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।